तरफ मिसाइलें गरज रही है, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट से कांप रही है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कहता है मैं अपनी सेना कहीं नहीं भेज रहा। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चकरा दिया है। ईरान और इजराइल के बीच बारूद बरस रहा है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का खेल अब खत्म हो चुका है। आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या ये शांति का संकेत है या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? आज हम डिकोड करेंगे ट्रंप के उस सीक्रेट मिशन को जिसने ईरान की कमर तोड़ दी है। गुरुवार 19 मार्च 2026 की शाम व्हाइट हाउस से ट्रंप का एक बयान जो सुर्खियां बन जाता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान में अपनी जमीनी सेना यानी ग्राउंड ट्रूप्स उतारेगा, तो ट्रंप ने बड़े बेबाक अंदाज में कहा, मैं कहीं भी सेना तैनात नहीं कर रहा हूँ। राष्ट्रपति महोदय, क्या आप ईरानी तेल प्रतिबंध हटाएंगे और क्या आप क्षेत्र में अमेरिकी या अधिक सैनिक भेजेंगे? नहीं, मैं कहीं सैनिक नहीं भेज रहा हूँ और अगर मैं ऐसा करता तो आपको बिल्कुल नहीं बताता, लेकिन मैं सैनिक नहीं भेज रहा हूँ। लेकिन रुकिए, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्रंप ने चुटकी लेते हुए आगे कहा कि अगर मैं सेना भेज भी रहा होता तो किसी को बताता थोड़ी। ट्रंप का दावा है कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स अब लगभग खत्म हो चुकी है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है और अमेरिकी विमान जब चाहे ईरान के आसमान में उड़ान भर सकते हैं। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि ईरान का खर्ग आइलैंड पूरी तरह असुरक्षित है और अमेरिका जब चाहे उस पर कब्जा कर सकता है। लेकिन इतनी तबाही के बाद भी क्या ईरान के हमले रुके? बिल्कुल नहीं। ईरान ने कतर, याद पर हमला किया, साथ ही इजराइल पर भी फिर से मिसाइलें दागी। तो क्या ईरान में सेना ना भेजने का एक बड़ा कारण ये भी है कि ट्रंप को कहीं ना कहीं मन में डर सता रहा है कि अगर उन्होंने ईरान पर डायरेक्ट हमला किया तो उन्हें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जमीन पर उतरे बिना अगर उनके इतने सैनिकों की मौत हो गई तो अगर वो ईरान की धरती पर उतरी तो ऐसी तबाही मचेगी जिससे पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। ट्रंप का तर्क सीधा है, अमेरिका आर्थिक रूप से इतना मजबूत है कि उसे लंबी जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं। उनके मुताबिक जब तेल के दाम काबू में थे और इकोनॉमी टॉप पर थी, तभी उन्होंने ईरान के खतरे को भांप लिया था और अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने खुलेआम जापान को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि जापान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री रास्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जापान की 90% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। जब एक जापानी पत्रकार ने उनसे पूछा कि हमले से पहले सहयोगियों को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया, तो ट्रंप ने अपने ही अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने पूछा, क्या दूसरे विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर हमले से पहले जापान ने अमेरिका को बताया था? इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की भूमिका सबसे अहम है। ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सलाह दी थी कि वो ईरान के तेल और ऊर्जा वाले इलाकों पर हमला ना करे, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि ईरान को घुटनों पर तो लाया जाए लेकिन ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को नुकसान ना पहुंचे। हाँ, जापान और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक सवाल है, आपने ईरान पर हमला करने से पहले यूरोप और एशिया में अपने अमेरिकी सहयोगियों जैसे जापान को युद्ध की जानकारी क्यों नहीं दी? हम जापानी नागरिक बहुत भ्रमित हैं। एक बात है, ज्यादा संकेत नहीं देने चाहिए। हम जब घुसे तो पूरी ताकत से घुसे और किसी को नहीं बताया क्योंकि हम चौंकाना चाहते थे। जापान से बेहतर सरप्राइज कौन जानता है? ठीक है, आपने मुझे पर्ल हार्बर के बारे में क्यों नहीं बताया? तो क्या ट्रंप का ये मिशन कामयाब होगा? ट्रंप का दावा है कि ईरान का नेतृत्व अब खत्म हो चुका है और जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन क्या ईरान इतनी आसानी से हार मान लेगा? ट्रंप ने सेना न भेजने की बात कहकर एक तरफ दुनिया को राहत तो दी है, लेकिन दूसरी तरफ सीक्रेट मिशन की बात करके ईरान की रातों की नींदें उड़ा दी है। ट्रंप का अगला कदम क्या होगा ये तो सिर्फ वही जानते हैं, लेकिन एक बात साफ है, मिडिल ईस्ट का यह शतरंज अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक गलत चाल पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। क्या ट्रंप बिना सेना भेजे ही ईरान को सरेंडर करा देंगे या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है? इन सवालों के जवाब के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक बने रहिए वन इंडिया के साथ। मिडिल ईस्ट में बारूद का ढेर कभी भी फट सकता है और इस बार खतरा सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया की जेब पर यह खतरा असर डालने वाला है, भारी पड़ेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच दोस्ती में खटास आई है, ऐसी खबरें तेज है और इस खटास ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ट्रंप ने साफ लहजे में कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को ईरान के गैस क्षेत्रों पर हमला करने से मना किया था, लेकिन इजराइल ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और इस तरह की तबाही बरसाई। इस एक फैसले ने ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है और इससे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का संकट गहरा गया। ईरान से जंग में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेदों पर बात करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले आपको सुनाते हैं सैन्य विशेषज्ञ मेजर बख्शी, जिन्होंने इस युद्ध को साफ तौर पर समझाने की कोशिश की, युद्ध के प्रभाव बताए, युद्ध से भारत समेत दुनिया भर की कितनी अर्थव्यवस्थाओं पर, उसमें इजराइल, ईरान, अमेरिका भी शामिल है, क्या कुछ असर पड़ेगा, उसकी साफ तस्वीर खींची। सुनिए। इजराइल ने भी ईरान की रिफाइनरी को हिट किया और अभी खबर आई कि भारत में जो पेट्रोल के प्राइसेस है, प्रीमियम पेट्रोल के प्राइस ₹2.35 बढ़ा भी दिया। तो ये असर तो लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और ये वॉर भी पूरे तरीके से एक एनर्जी की वॉर बनती हुई नजर आ रही है। एनर्जी की वॉर है मेन साहब, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक तबाही की ओर ढकेल दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और ये लड़ाई ने। इकोनॉमिक रुइन, आपकी जो है इन्फ्लेशन चढ़ती जा रही है, ये रिसेशन में बदल जाएगी अगर ये लड़ाई रोकी ना गई। भारत $138 प्रति बैरल पे तेल खरीद रहा है। कब तक सरकार इसको एब्जॉर्ब कर सकती है? मैं नहीं समझ रहा था कि ज्यादा देर कर पाएगी और आज ₹2 से ज्यादा दाम आपके बढ़ गए हैं, ₹60 से ज्यादा दाम आपके गैस सिलेंडर के बढ़ गए हैं। कतार की गैस जो है फैसिलिटी, जहां से कोई 45% हमको गैस आ रही थी, वो हिट हो गई है, कई महीनों ऑनलाइन नहीं होगी जी। कितने सारे आपके रिफाइनरीज हिट हो गए हैं, बुरे हाल कर दिए हैं साहब। और इस रेट पे अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड हो गए, आप समझ लीजिए $200 के ऊपर भी तेल की कीमतें जाएंगी। फिर बजा लीजिएगा ताली डोनाल्ड ट्रंप साहब की, चेयर लीडिंग कर लीजिएगा, वाह वाह मेरे आका, क्या मारा क्या मारा। सत्यानाश कर दिया है ग्लोबल इकोनॉमी का। जो कुछ कोविड की रिकवरी हुई थी, इनका बट्टा बिठा दिया है। और ना सिर्फ ऑयल और तेल और गैस का प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजर 30% गल्फ से आ रहा। अभी आपने फसलें बोनी, ठीक है, भारत में, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह, एशिया में फसलें बोनी थी, अफ्रीका में फसलें बोनी थी। अब जो फर्टिलाइजर के दाम है 42% बढ़ गए हैं अमेरिका में, यूरोप में भी चढ़ गए। ठीक है साहब, अब किसका फायदा हुआ है? क्या सोच के ये वॉर ऑफ चॉइस, ये बेवकूफ वॉर ऑफ चॉइस की गई थी, मुझे नहीं समझ आया। एक चीज निश्चित है, जो भी लड़ाई का अंजाम हो, अल्टीमेट फैसला हो, दुनिया की इकोनॉमी का भट्टा बिठा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिठा दिया है जी। और अगर वो समझते हैं कि उनकी इकोनॉमी बच गई है तो आई एम सॉरी, इट इज मिस्टेकन। उनकी अपनी इकोनॉमी भी अच्छी खासी चोट ले रही है। मिड टर्म इलेक्शन आ रही है नवंबर में और उनको कोई दुनिया के ओपिनियन की परवाह नहीं, खासकर अश्वेत लोगों की कोई परवाह नहीं उनको है। वो अपने आप को व्हाइट सुप्रीमसिस्ट कहते हैं। ईरान का साउथ पार्स गैस क्षेत्र उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। जब इजराइल ने इस पर हमला किया तो उसने एक ऐसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया जिसने अब पूरे खाड़ी देशों को खतरे में डाला है। ईरान ने इस हमले का बदला लेने के लिए इजराइल के साथ साथ उन खाड़ी देशों के ऊर्जा संयंत्रों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया जहां से दुनिया को ईंधन मिलता है। अब इसका सीधा असर भारत और चीन जैसे देशों पर पड़ रहा है, जो कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए खाड़ी देशों पर निर्भरता रखते हैं। अगर तेल और गैस की सप्लाई में थोड़ी भी बाधा आई तो पूरी दुनिया में महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिससे संभलना किसी भी सरकार के लिए मुश्किलों भरा रहने वाला है, असंभव होगा। अब इसी तनाव के बीच व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिली। जापानी प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, नेतन्याहू कभी कभी ऐसी हरकतें कर देते हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। ट्रंप का यह बयान इस बात का सबूत है कि इजराइल अब अमेरिका की मर्जी के बिना भी बड़े और जोखिम भरे फैसले ले रहा है।
खाड़ी देशों ने भी ट्रंप से गुहार लगाई कि वे नेतन्याहू पर लगाम लगाएं, क्योंकि ईरान की जवाबी कार्रवाई से उनके तेल संपदा और बुनियादी ढांचे तबाह हो रहे हैं। इन देशों को डर है कि अगर जंग और बढ़ी तो उनके तेल के कुएं और गैस पाइपलाइनें ईरान का आसान निशाना बनेंगी। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि वे ईरान की सबसे कीमती ऊर्जा संपत्तियों पर हमले के पक्ष में कभी नहीं थे, क्योंकि इससे वैश्विक बाजार पूरी तरह से अस्थिर होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि उनके और नेतन्याहू के बीच तालमेल तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी इजरायली प्रधानमंत्री अपनी मर्जी चलाते हैं और गैस प्लांट पर इस तरह का हमला करना, मिसाइल बरसाना उस मर्जी का नतीजा है, जो कि सही बिल्कुल नहीं है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने इजराइल को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे ईरान के ऊर्जा क्षेत्र को हाथ ना लगाएं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इन मतभेदों को पूरी तरह से नकारने की कोशिश की। लंबे अरसे से खबरें चल रही थी कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो कि इजराइल की कमान संभाल रहे हैं, इजराइल के मुखिया हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। ईरान दावा कर रहा था कि उन्होंने मार डाला है, ईरान ने नेतन्याहू को खत्म कर दिया। लेकिन 20 मार्च की वो रात जब नेतन्याहू खुद आते हैं सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहीं ये बात कहते हैं कि हमारे और ट्रंप के बीच, अमेरिका के बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। इजराइल की ओर से यह कहा गया कि उनके और ट्रंप के बीच कोई दरार नहीं। नेतन्याहू ने दावा किया कि इजराइल ने अब ट्रंप के अनुरोध को मान लिया और वे ईरान के गैस क्षेत्रों पर आगे और भी हमले करने से बचेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान अब जवाबी हमले के मूड में आ गया है, जवाबी हमला करता रहेगा। भारत जैसे देशों के लिए स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली कोई भी बढ़ोतरी सीधे आम जनता की जेब पर असर डालेगी। गैस की बढ़ती कीमतें, वो कमर्शियल गैस सिलेंडर में 150 रुपए का इजाफा होना हो या फिर घरेलू सिलेंडर की 60 रुपए कीमत बढ़ना, अब प्रीमियम पेट्रोल में भी 2 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी, वहीं पर इंडस्ट्रियल डीजल में 22 रुपए की बढ़ोतरी, इन्हीं सभी संकट, इन्हीं संघर्ष का नतीजा भर है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच का ये अनकहा युद्ध और ईरान की आक्रामकता आने वाले दिनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगी, और अभी जिस तरह का माहौल है, यह आशंका बिगड़ती अर्थव्यवस्था की ओर इशारा कर रही है। अगर इन बड़े नेताओं के बीच सहमति नहीं बनी तो मिडिल ईस्ट की तरह यह आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेगी और इसकी इज्जत में भारत भी आएगा। राष्ट्रपति महोदय, ईरान ने इस हफ्ते 3 को फांसी दी। आपने कड़ी कार्रवाई का वादा किया था, क्या संदेश देंगे? खैर, हमने उन्हें बहुत बुरी तरह मारा है। ये बदमाश जानवर और भयानक लोग हैं, पर हमने जितना मारा है उससे ज्यादा कोई नहीं मार सकता। पर मुझे हैरानी नहीं, उन्होंने विरोध के लिए 3 युवाओं को फांसी दी। और क्या आप उन जहाजों को हॉर्मुज़ से सहयोगियों के साथ या उनके बिना एस्कॉर्ट करेंगे? हम वहाँ और कुल मिलाकर बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम जल संधि का उपयोग नहीं करते, अमेरिका को इसकी जरूरत नहीं है। यूरोप, कोरिया, जापान, चीन और कई अन्य लोगों को इसकी जरूरत है, इसलिए उन्हें इसमें थोड़ा शामिल होना पड़ेगा। राष्ट्रपति महोदय, क्या आप अभी भी चाहते हैं कि दक्षिण कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन करे? मुझे दक्षिण कोरिया बहुत पसंद है, हमारे उससे अच्छे संबंध हैं, हम उसकी बहुत मदद कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, क्या इजराइल युद्ध तब रोकेगा जब आप चाहें? शायद हाँ। राष्ट्रपति रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। हम लगभग एक ही चीज चाहते हैं, जानते हो क्या? हम दोनों जीत चाहते हैं और हमें वही मिली है। राष्ट्रपति जी, कार्टर आइलैंड पर आप हमें कैसे पता चलेगा कि कब? खैर, आप जानते हैं मेरे पास योजना हो भी सकती है या नहीं भी, पर मैं रिपोर्टर से ये कैसे कह सकता हूँ? अगर मैं कहता तो मार्को कहता, सर आपको तुरंत हेलीकॉप्टर तक ले चलें, है ना? अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं आपको ये नहीं बता सकता। ये ऐसी जगह है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, पर मैं कह नहीं सकता। हाँ, वहाँ मना। यह ऑपरेशन यूक्रेन पर रूस से बातचीत को कैसे प्रभावित करेगा, इस बारे में क्या बातचीत रुकी है क्या? नहीं, हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये हो जाएगा। अगले दौर की बातचीत कब होगी? वे लगभग हर दिन होती है, बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय, आपने कहा था कि ईरान में युद्ध सैन्य रूप से जीता गया था, आपका इससे क्या मतलब था? मुझे लगता है हम जीत गए। हमने उनकी नौसेना, वायुसेना, विमान रोधी सब खत्म कर दिया है। हम आजाद घूम रहे हैं। सैन्य दृष्टिकोण से वे बस जल मरु मध्य को जाम कर रहे हैं, लेकिन सैन्य रूप से वे खत्म हो चुके हैं। कब तक अमेरिकी अध्यक्ष
आपने कहा था कि होर्मुज जलसंधि खोलना एक साधारण सैन्य युद्धाभ्यास है, पर आपका उससे क्या मतलब था? यह एक सरल सैन्य दांव पेच है, यह अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन आपको बहुत मदद चाहिए, मतलब जहाज और उनकी संख्या। और वो नाटो हमारी मदद कर सकता था, लेकिन अब तक उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई है। और दूसरे भी हमारी मदद कर सकते थे, लेकिन आप जानते हैं हम उसका उपयोग नहीं करते। आप जानते हैं एक निश्चित बिंदु पर ये अपने आप खुल जाएगा, एक निश्चित बिंदु पर। लेकिन हमने दुश्मन को हरा दिया है, और वे दुश्मन हैं, वे बीमार लोगों का एक समूह है। नेतृत्व, नौसेना, वायुसेना, ये सब खत्म। उनके विमान रोधी उपकरण और रडार सब खत्म हो गए हैं, सब कुछ चला गया है। ओह, ये जलडमरू मध्य, असल में आप कैसे हैं? जलडमरू मध्य खुद, हम अच्छा काम कर रहे हैं, पर अच्छा होगा अगर चीन सहित जो देश इसका उपयोग करते हैं। चीन अपनी 90% ऊर्जा के लिए इसका उपयोग करता है। जापान पे 95% ऊर्जा है। अच्छा होगा अगर वे देश शामिल हों। ये क्या कहा? राष्ट्रपति जी, टिप्पणी। राष्ट्रपति महोदय, क्या आप कार्टर आइलैंड क्यों ले रहे हैं? क्या पॉपी डायमंड जॉन की जगह है? क्या? कल उसने अच्छा किया है। राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति महोदय, यूरोप में अमेरिकी ठिकानों पर लिंडसे ग्राहम ने होर्मुज की घटना के बाद स्पेन और जर्मनी के ठिकानों पर पुनर्विचार करने को कहा है। इस पर आपकी क्या राय है? खैर, ये सही है, वो ये पूछने में सही है, और मुझे लगता है कि नाटो की साख बहुत गिरी है, क्योंकि वह उन्होंने, मेरा मतलब है, उन्हें जलद मरुमध्य में मदद करनी चाहिए। उन्हें अपनी अधिकांश ऊर्जा होर्मुज जलद मरुमध्य से मिलती है। और अगर लिंडसे ग्राहम ने ऐसा कहा तो याद रहे वे कुछ समय नाटो के बड़े समर्थक थे, पर अब नहीं। और कई सीनेटर और कांग्रेसी नाटो के कुछ न करने से बहुत नाराज हैं। सर, पोप लियो मध्य पूर्व में युद्ध विराम और बातचीत फिर से शुरू करने को कह रहे हैं। आप पोप से क्या कहेंगे सर? देखो, बातचीत हो सकती है, पर युद्ध विराम नहीं। जब आप दूसरी तरफ को मिटा रहे हो तो युद्ध विराम नहीं करते। उनके पास न तो नौसेना है, न वायुसेना, न कोई उपकरण, न स्पॉटर्स, न एंटी एयरक्राफ्ट। उनके पास रडार नहीं। उनके सभी नेता हर स्तर पर मारे गए हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, जो खबरें अब तक चुन चुन के सामने आई है, एक तो उनका एयर टू एयर रिफ्यूलर क्रैश हो गया था, और 3 F-15 विमान कुवैत की एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से शूट डाउन कर दिए। इसके अलावा करीबन 5 या 6 MQ-9 जो उनका हाई ऑल्टीट्यूड सर्विलेंस और अटैक ड्रोन है, उनको भी शायद शूट डाउन किया गया। बाकी 16 जहाज की जो डिटेल्स हैं वो अभी तक पुष्टि अलग अलग सोर्सेज से नहीं हो रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक एक MQ-9 ड्रोन जो है उसकी कीमत करीबन 500 करोड़ रुपए होती है। तो उसको भी अगर 5-6 शूट डाउन किए गए हैं तो बहुत बड़ी क्षति है अमेरिका के लिए। जी बिल्कुल सर। और कल नेतन्याहू का भी वीडियो सामने आया, वो खुद ही सामने आए और उन्होंने बातचीत की है पत्रकारों से। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे इस जंग को लेकर 3 मकसद थे। एक तो ईरान को जो परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया में शामिल है उसको रोक देना, उसके मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त कर देना, और इसके साथ ही ईरान के लोगों को मौजूदा सत्ता से आज़ादी दिलवाना। तो 2 तो मकसद उनके लग रहा है कि कामयाब हो गए हैं। ईरान अभी परमाणु बम से दूर दिख रहा है, और जिस तरह से ये लगातार नष्ट कर रहे हैं उनके ठिकानों को, उससे तो लग रहा है कि अभी वो बनाने की कोशिश भी नहीं करेगा। मिसाइल ठिकाने भी नष्ट ही हो गए होंगे, ध्वस्ती हो गए होंगे, लेकिन तीसरा मकसद तो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ईरान के लोगों को मौजूदा सत्ता से, सर्वोच्च नेता से स्वतंत्रता तो नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात है, देखिए, भाषा को समझना पड़ेगा। जब पश्चिमी देश ईरान या अमेरिका बोलते हैं कि वो ईरान के लोगों को अपनी सत्ता से स्वतंत्रता दिलवाना चाहते हैं, ये उनका नजरिया है। सवाल है कि क्या ईरान के लोग अपने जो शासक हैं उनसे नाराज हैं या उनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं? क्या ईरान के लोग अपने शासकों से
जैसे आयतुल्लाह खामेनी की सरकार है उससे स्वतंत्र होना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी देश की तरह से ईरान में भी एक बहुत एक्टिव ऑपोजिशन को पनपने दिया गया है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब भी वहां इलेक्शन होते हैं ऑपोजिशन अच्छा परफॉर्म करता रहता है। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति हैं ईरान के पेजेश्कियन, जो आज से 2 साल पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। और लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि राष्ट्रपति पेजेश्कियन आयतुल्लाह खामेनी के सरकारी कैंडिडेट नहीं थे। जो आयतुल्लाह खामेनी के राष्ट्रपति कैंडिडेट थे वो तो हार गए इलेक्शन, और पेजेश्कियन जो थे वो विरोधी पक्ष के कैंडिडेट थे, जीत गए। तो इससे बड़ा संकेत और क्या मिलता है कि ईरान में भी कुछ हद तक, काफी हद तक डेमोक्रेसी काम कर रही है। अब ये कहना कि ईरान के लोग हैरान हैं, परेशान हैं, किसी भी देश में देखिए, जनता किसी भी देश में 100 में से 10%, 100 में से 20%, 30%, 40%, 49% जनता ऑपोजिशन में हो सकती है। डेमोक्रेसी में अलाउड है कि 49% जनता ऑपोजिशन में हो सकती है। दूसरे जो पक्ष है वो, उसको अगर 51% सपोर्ट मिल जाता है, वो सत्ता सरकार बना लेती है। तो ईरान में भी बहुत बड़ा एक तबका है जो कि आयतुल्लाह खामेनी की सरकार को पसंद नहीं करता, तो वो नॉर्मल पैटर्न में आ जाता है। लेकिन पश्चिमी देश इसको इस तरह से दिखाते हैं जैसे कि आयतुल्लाह खामेनी की सरकार जो है वो कोई बहुत बड़ी विध्वंसकारी सरकार है। अभी आप देख लीजिए आयतुल्लाह खामेनी की सरकार में अच्छी बातें क्या हुई। अच्छी बातें ये हुई कि ईरान ने, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है, समझनी पड़ेगी कि ईरान ने ऐसी ऐसी मिसाइलें और ऐसे ऐसे ड्रोन बना लिए जो कि अमेरिका और इजराइल को बैकफुट पे डाल रहे हैं। अब मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, 34 साल था। मैं बताता हूं, देखिए भारत भी तो कोशिश कर रहा है बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाने का। हमारी जो हमारा जो DRDO है कितनी कोशिश कर रहा है बड़ी बड़ी मिसाइल बनाने का, हमें भी कुछ हद तक सफलता मिली है। लेकिन ईरान ने जो सफलता हासिल की है वो शानदार है। इसी तरह से भारत भी तो कोशिश कर रहा है हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए ड्रोन बनाने के लिए। कुछ हद तक हम सक्सेसफुल हुए भी हैं, लेकिन ईरान के जो ड्रोन हैं उन्होंने जो शानदार काम किया है, देखिए अमेरिका और इजराइल घबराए हुए हैं ईरान के ड्रोन से। तो मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है कि ईरान के जो साइंटिस्ट थे, देखिए वहां पर खामेनी सरकार तो 1979 में आई ना, 46 साल हो गए। तो 46 साल में ईरान के जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, ईरान की जो यूनिवर्सिटीज हैं, ईरान के जो टेक्निकल कारखाने हैं, मैं कारखानों की बात कर रहा हूं, वो दुनिया के बेस्ट हैं। तभी तो उन्होंने दुनिया के बेस्ट हथियार बना लिए। तो ये सोचना जैसे कि पश्चिमी देश प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ईरान में बहुत ही कोई दकियानूसी सरकार है, ये शायद सही नहीं हो। ठीक है, वो अपने यहाँ पे कुछ सख्ती दिखाते हैं। दुनिया में ईरान ऐसा देश, अकेला देश नहीं है जहां पर सत्ता पक्ष सख्ती दिखाता है। आपको मैं दर्जनों एग्जांपल दे सकता हूं जहां पर दूसरे देशों में शासक ने या सत्ता ने गोलियां चलाई हैं, हत्याएं की हैं, अमेरिका चुप रहा। इसी तरह से हाँ, मानता हूं कि ईरान में महिलाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखा जाता है, लेकिन दुनिया में सैकड़ों ऐसे देश हैं जहां पर शायद आज भी महिलाओं को थोड़ा दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। अमेरिका वहां तो छलांग नहीं मारता युद्ध के लिए। तो ये पूरा जो है एक नैरेटिव का हिस्सा है कि ईरान का जो सत्ता है, वो ईरान के लोग जो हैं वो आजादी चाहते हैं। अभी भी ईरान में आप चले जाइए गांवों की तरफ, छोटे छोटे कस्बों की तरफ, ईरान तो 80% ईरान तो अभी भी गांव में है, छोटे छोटे कस्बों में है। वहां आयतुल्लाह खामेनी सुप्रीम लीडर हैं, दुनिया भर में शिया लीडर माने जाते हैं। तो ये सिर्फ ईरान का एक छोटा सा तबका है, पढ़ा लिखा है, जिनकी पढ़ाई लिखाई यूरोप में हुई, अमेरिका में है हुई, जो कि खुलकर सड़क पर आकर
जनवरी के पहले 2 हफ्तों में सत्ता के विरुद्ध उन्होंने आगजनी की, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, वो इंतजार कर सकते थे, अगले वोटिंग चक्र का इंतजार कर सकते थे, वोट देते। जैसे पेजेश्किन विरोधी पक्ष का कैंडिडेट होके जीत गया, अगर वो थोड़ा और इंतजार करते तो अगली बार जब उनकी अलग अलग संस्थाओं का सिलेक्शन होता है तो ये डालते, ये अमेरिका के ट्रेंड और यूरोप के ट्रेंड नागरिक वोट डालते और जीतते। जी बिल्कुल देवनाथ सर, कम से कम ईरान में चुनाव तो होता है, सऊदी अरब में देख लीजिए, यूएई में देख लीजिए, कतर, कुवैत, वहां तो चुनाव भी नहीं होता, तो अमेरिका को वहां पर लोकतंत्र क्यों नहीं चाहिए होता है। खैर, इस बारे में हम काफी ज्यादा बात कर चुके हैं। अब पिछले दिनों सर आपसे जब बात हुई थी तो उसमें हमने खार्ग आइलैंड के बारे में भी चर्चा की थी, और अभी अमेरिका की बहुत सारी मीडिया ऐसी रिपोर्ट्स पेश कर रही हैं, वो दावा कर रही हैं कि ट्रंप अब खार्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे और उसके जरिए वो ईरान पर दबाव डालकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि जो मरीन सैनिक भेजे जा रहे हैं वो इसीलिए भेजे जा रहे हैं? हाँ, 2500 मरीन सोल्जर्स आ रहे हैं और अमेरिका से खबरें ऐसी आ रही है कि 2500 और आ रहे हैं, यानी टोटल 5000 मरीन फोर्सेस हो जाएंगे। देखिए, खार्ग आइलैंड जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। तो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो खार्ग आइलैंड एकदम अलग चीज है और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एकदम अलग चीज है। हाँ, अगर अमेरिका कोशिश करता है कि खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर ले, वजह हो सकती है, ईरान का 90% कच्चा तेल और गैस खार्ग आइलैंड से ही एक्सपोर्ट होता है। क्या अमेरिका खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकता है? अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने वहां पर बमबारी की थी, वहां जो रनवे है उस पर अमेरिका ने बमबारी की थी, वहां पर जो IRGC की छावनी है उसके ऊपर। लेकिन अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पे जो ऑयल टर्मिनल है, ऑयल पंपिंग स्टेशन है और बड़े बड़े स्टोरेज भंडार हैं, उनको इंटैक्ट छोड़ दिया है। तो अब अमेरिका का मकसद समझना पड़ेगा क्यों, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि अगले 15 दिन में या 1 महीने बाद वहां पर तेहरान में एक अमेरिका समर्थित सरकार शायद आ जाएगी, जो कि अमेरिका की कठपुतली सरकार होगी। तो ऑटोमेटिकली ईरान का पूरा तेल का जो व्यापार है, ड्रिलिंग रिग्स, रिफाइनरीज, खार्ग आइलैंड, ये सब ऑटोमेटिकली अमेरिका के हाथ में आ जाएंगे। फिर अमेरिका तय करेगा किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है। यूरोप में इजराइल से जुड़ा एक बड़ा डिफेंस सेंटर अचानक आग की लपटों में घिर गया, और अब ये सिर्फ हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हमला बताया जा रहा है। एल्बिट सिस्टम से जुड़े इस ड्रोन फैसिलिटी को एक अंडरग्राउंड ग्रुप ने निशाना बनाने का दावा किया है, जिसे वो इजराइल की वॉर मशीन पर वॉर बता रहा है। चेक रिपब्लिक में हुई इस घटना ने पूरे यूरोप की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस आतंकी एंगल से जांच कर रही है, लेकिन क्या अब मिडिल ईस्ट की जंग यूरोप तक फैल चुकी है? इस खबर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूरोप में इजराइल से जुड़ी एक रक्षा सुविधा आग की लपटों में है, और अब एक भूमिगत समूह ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इसे इजराइल की युद्ध मशीन पर सीधा हमला बताया है। ये घटना 20 मार्च की सुबह चेक गणराज्य के पार्डुबाइस में हुई। इजरायली रक्षा दिग्गज एल्बिट सिस्टम से जुड़ी एक औद्योगिक साइट पर भीषण आग लग गई। ये कोई सामान्य सुविधा नहीं थी। कथित तौर पर यह उत्कृष्टता का एक नया निर्मित केंद्र था, जो पूरी यूरोप में ड्रोन विकास, उत्पादन और इजरायली रक्षा संचालन पर केंद्रित था। इजराइल की वैश्विक सैन्य आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी। फिर दावा सामने आया। खुद को अर्थक्वेक फैक्शन कहने वाले एक भूमिगत समूह ने कहा कि ये एक जानबूझकर किया गया हमला था। उन्होंने इस साइट को यूरोप में इजरायली हथियार उद्योग का केंद्र बताया और घोषणा की कि उन्होंने इजराइल की गाजा में की जा रही कार्रवाइयों के समर्थन को बाधित करने के लिए ये हमला किया है। उनके बयान के अनुसार वो सुविधा खाली थी, जिससे उन्हें उपकरण नष्ट करने और साइट को आग लगाने का मौका मिला। उन्होंने और अधिक हमलों की चेतावनी देते हुए कहा, जहां भी ये अभियान मौजूद है, हम उनके लिए आएंगे।
ऑनलाइन प्रसारित वीडियो में भीषण लपटें, भारी तबाही और कई क्षतिग्रस्त इमारतें दिखाई दे रही हैं। हालांकि नुकसान का पूरा आकलन अभी भी किया जा रहा है, लेकिन ये एक गंभीर परिचालन झटका लगता है, विशेष रूप से यूरोप में इजराइल के विस्तार कर रहे रक्षा पथ चिन्ह के लिए। चेक अधिकारी अब जांच कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये संभावित आतंकवादी संबंधों के साथ एक जानबूझकर किया गया कार्य हो सकता है। एक संकट बैठक पहले ही बुलाई जा चुकी है, लेकिन बड़ी तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। ये घटना संकेत देती है कि मध्य पूर्व संघर्ष से जुड़ा तनाव अब इस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, वे यूरोप में भी फैल रहे हैं। इजराइल के लिए इसका मतलब बुनियादी ढांचे को नुकसान से कहीं अधिक हो सकता है। ये सुरक्षा, वैश्विक समर्थन और ये संघर्ष अब कितनी दूर तक फैल रहा है, इसके बारे में गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। यूरोप में आग, लेकिन इसका प्रभाव बहुत दूर तक महसूस किया जा सकता है। इजराइल और अमेरिका ने अचानक से ईरान पर हमला कर दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। हमले के 1-2 दिन के अंदर ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी गई थी अमेरिका और इजराइल द्वारा। तब से ये युद्ध जारी है। इस बीच अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है और उनका बयान बेहद विस्फोटक है। नौरोज संदेश में उन्होंने तुर्की और ओमान पर हुए हमलों से ईरान का पल्ला झाड़ते हुए जायनिस्ट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल मुस्लिम देशों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहा है। इस बीच उनकी पहली वीडियो भी जारी हुई, लेकिन वो पुराना फुटेज निकला। सवाल उठता है, क्या ये सच्चाई चेतावनी है या जंग के बीच चल रही बड़ी सूचना युद्ध की रणनीति? इस खबर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनका संदेश विस्फोटक है। एक दुर्लभ नवरोज संबोधन में मुज्तबा खामेनेई ने तुर्की और ओमान पर हालिया हमलों में ईरान की संलिप्तता से इनकार किया है और इसके बजाय उन्होंने जिसे ज़ायोनी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा है, उसे जिम्मेदार ठहराया है। एक ऐसा दावा जो इस युद्ध की दिशा को बदल सकता है। ये बयान उनके पिता अली खामेनेई की हत्या के कुछ ही हफ्तों बाद आया था, जो 2026 के ईरान युद्ध के शुरुआती हमलों के दौरान हुई थी। तब से मुज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से लगभग पूरी तरह से ओझल रहे हैं, जिससे तीव्र अटकलें लगाई जा रही थी। क्या वे जीवित थे, क्या वे घायल थे, या स्थिति और भी बदतर थी? अब सरकारी टेलीविजन पर पढ़े गए अपने पहले आधिकारिक संदेश में उन्होंने न केवल हमलों में ईरान की भूमिका से इनकार किया, बल्कि चेतावनी दी कि इसी तरह की घटनाएं अन्य जगहों पर भी हो सकती हैं और इन्हें मुस्लिम देशों को विभाजित करने के जानबूझकर किए गए प्रयासों के रूप में पेश किया। इसके साथ ही ईरानी सरकारी मीडिया ने नए नेता के पहले दृश्य या विजुअल्स जारी किए। लेकिन यहाँ एक पेच है, ये कोई नया संबोधन नहीं है, ये उन्हें धार्मिक अध्ययन पढ़ाते हुए दिखाने वाला पुराना फुटेज है। कोई सीधा भाषण नहीं, कोई हालिया उपस्थिति नहीं, अफवाहों का मुकाबला करने और नियंत्रण दिखाने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ईरान का संदेश स्पष्ट है, वो दोष को खारिज कर रहा है और इजराइल पर संघर्ष को व्यापक बनाने की कोशिश करने का आरोप लगा रहा है। तेहरान का सुझाव है कि ये रणनीति ईरान को अलग थलग करने और मित्र राष्ट्रों को भी इसके खिलाफ करने के उद्देश्य से है, लेकिन ये एक संवेदनशील क्षण में भी आया है। तुर्की और ओमान दोनों ईरान के साथ संबंध बनाए रखते हैं और उनके साथ किसी भी तरह के तनाव से क्षेत्रीय समीकरण नाटकीय रूप से बदल सकते हैं। तो क्या ये तेहरान की ओर से एक वास्तविक चेतावनी है या युद्ध के बीच छिड़ी कोई बड़ी चाल? जैसे जैसे ये बातें आपस में टकरा रही हैं, सच्चाई इसकी पहली शिकार हो सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.